चलिए, जहां तक पिछले क्लास में पढ़ाई हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया था, तो हम लोग केवल लिखे थे, उसको डिफाइन नहीं किए थे। आज डिफाइन करने वाले हैं। आप बताइए, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, बैठ जाइए। बताया गया था वाला टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा या केवल यांत्रिक ऊर्जा भी किसको कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योगफल को हमें कुल यांत्रिक ऊर्जा या केवल यांत्रिक ऊर्जा भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला वाला डिफाइन करेंगे, जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। पहले गतिज लिखे थे ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे वाले। अब सवाल ये है कि सर ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो देखिए ना, हेडिंग देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस बार पिंड के गति के कारण जो ऊर्जा आता है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये जो फैन चल रहा है, ठीक है, जब करंट नहीं दिया गया था तब तो रेस्ट में था, लेकिन अभी ये गतिशील हो चुका है। अब आप फैन बंद भी कर दीजिएगा तो कुछ देर तक ही चलते रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ऊर्जा उसके पास रहेगा। जब ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो ये भी धीरे से रुक जाएगा। तो याद रखेंगे कि फैन ऑफ करने के बाद भी, इसका स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ देर तक चल रहा है। तो सवाल ये है कि सर इसके पास ऊर्जा कहां से आगे चलने के लिए? तो ये जो गति में है, इस गति के कारण इसके पास एनर्जी है। ये एनर्जी कितना होता है तो देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। ये एनर्जी होता है 12 mv²। मतलब इसके वेग के कारण इसके पास ऊर्जा आ गया है, जिसका नाम क्या होगा? गतिज ऊर्जा। तो याद रखेंगे, वो अपने गतिज ऊर्जा के कारण ही कुछ समय तक क्या होगा? गतिशील होगा। और जब इसका ऊर्जा समाप्त होगा तो ये धीरे से रुक जाएगा। कोई दिक्कत वाला? तो इसीलिए हम लोग जब स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो ये कुछ देर तक चलते रहता है। कोई दिक्कत? अब एक और एग्जांपल, आप कभी जाइएगा ग्राउंड वगैरह में, स्टेडियम में जाइएगा, तो जो ट्रैक होता है वो ट्रैक पर ध्यान देंगे, जो ट्रैक होता है सर्कुलर ट्रैक, इस ट्रैक पर देखिएगा कि अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आप देखेंगे कि जो धावक होता है यही अपना स्पीड कम कर देगा। ऐसा होगा कि यहाँ पे पहुंचे एकदम 100 की स्पीड में, अचानक ब्रेक ले लिए। समझ आ रहा है कि हम दौड़ते आ रहे हैं, कोई बोल दिया स्टॉप, तो यहीं रुक गए, फेंका जाइएगा तुरंत। तो उसमें क्या करना होता है कि हमको मालूम है कि यहाँ पे रुकना है, तो हम अपना पावर कर देंगे कम, ठीक है, अपना वेग कम कर देंगे। और वेग कम करने से अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप जो दौड़ लिए है ना, वही एनर्जी आपको वहां तक लेके पहुंचा देगा, ठीक है। तो आप अपना स्पीड यहाँ कम कीजिएगा तो यहाँ तक पहुंच जाइएगा। अचानक नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई अचानक ब्रेक ले लिया, तुरंत पलट जाएगा। ये भी ध्यान रखिए, कौन ब्रेक ले रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ट्रेन वाले भी केस देख लीजिए, ट्रेन में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पे रोकना है तो उसको मालूम है कि यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो जाके यहाँ रुकेगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि गति के कारण इसके पास पहले से ऊर्जा है। अब आप सोचिएगा ना सर हम अचानक ब्रेक ले ले, सब पटरी पर से नीचे आ जाएगा ट्रेन। समझ आ रहा है? पीछे वाला आगे आ जाएगा। डिस्क ब्रेक इसीलिए ना खतरनाक होता है। कोई अगला चक्का में डिस्क ब्रेक लगा दिया, लगाना है तो दोनों बराबर लगाइए, बैलेंस करके लगाइए, तब खतरनाक नहीं है। लेकिन जब अचानक लगा दिया आगे वाला, तब पीछे वाला बॉडी तो मूवमेंट में है। आपको एक जड़त्व तो पढ़ाए थे, गति का जड़त्व। तो जब अचानक ब्रेक लग जाता है आगे वाले में, तो ये तो रुक गया, विराम में हो गया, जबकि पीछे वाला बॉडी क्या है? गति में है, तुरंत क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ट्रेन वाला भी वही केस होता है कि आप अचानक ब्रेक नहीं ले सकते हैं। उसमें देखा जाता है कि वहां रोकना है तो यही ब्रेक लेगा, ठीक है। तो ब्रेक लगने का मतलब यह है कि अब जो चल रहा था स्पीड से, वही स्पीड वहां तक पहुंचा देगा। अलग से वो प्रेशर नहीं देगा, अलग से उसको वर्क नहीं करना है, उसका स्पीड ही उसको वहां तक पहुंचा देगा। तो कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, अचानक हम लोग काम नहीं करते हैं, और जो गैप आप दे रहे हैं गैप में गतिज ऊर्जा ही वर्क डन करता है, वही ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये बताइए कि अगर पिंड विराम में है, नहीं चल रहा है, तो उसका गतिज ऊर्जा होगा? तो गतिज ऊर्जा के लिए पिंड के पास क्या होना चाहिए? गति होना चाहिए। तो लिखेंगे
परिभाषित किया जाए गतिज ऊर्जा को, लिखेंगे किसी पिंड के गति के कारण, किसी पिंड के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, किसी पिंड के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी पिंड के गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। हो गया बालक? अब रुक जाइए। अब जितना एग्जाम्पल लिए उसमें हम यही बताना चाहते थे कि अगर ध्यान देंगे, अगर हम अपना गति रोक भी देते हैं, ठीक है, अगर हम गति अपना रोक भी देते हैं, आप देखे होंगे कि हम काफी तेजी से चल रहे हैं साइकिल से, और फिर बहुत पेंडल मारे, कुछ देर के लिए रुक जाइए तो क्या साइकिल वहीं गिर जाएगा ना। जो आप वेग से चले हैं, जो आप तेजी से चल रहे थे, वो ऊर्जा का रूप ले चुका है, और गति के कारण आता है गतिज ऊर्जा। अब आपके साइकिल में जब तक गति रहेगा तब तक ऊर्जा रहेगा और चलते रहेगा। जहां स्पीड कम होगा देखिएगा वहां पे रुक जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर पेंडल लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ देर पेंडल लगाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर पेंडल लगाइए, फिर छोड़ दीजिए। तो बीच वाले गैप में कैसे चल रहा है? गति के कारण ही चल रहा है। आप कहाँ पेंडल लगा रहे हैं? आप तो पेंडल हटा दिए, आप अपना पैर हटा लीजिए, हम पेंडल नहीं लगाएंगे। तो क्या वो रुक जाता है? नहीं। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि जो आप स्पीड पहले से बना दिए हैं, उसी स्पीड के कारण उसके पास एक ऊर्जा आ गया है, गतिज ऊर्जा, और वही ऊर्जा के कारण वो गैप में चल रहा है जितना दूर आप पेंडल नहीं लगा रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि भाई इसका तो वेग 0 होने वाला है। तो अब बताइए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। जब आप देखते हैं कि तो रुकने वाला है, लग रहा है कि अब रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? जब ये 0 होगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। तो फिर आप पेंडल लगाना शुरू करते हैं, फिर देखें कि भाई चलने लगा, कोई स्पीड में रफ्तार पकड़ा दिए, फिर अपना पैर हटा लिए और देखते लगे अगल बगल कि चलो भाई मोटरसाइकिल वाला फील आ रहा है ना जी। पेंडल ज्यादा मार देता है, रेस्ट में हो जाता है तो लगता है कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो फील आप ले रहे हैं, क्यों? गतिज ऊर्जा के कारण। क्यों? गतिज ऊर्जा बीचवा में चला रहा है जी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा, गति कहां से? गति आप जो दिए हैं पेंडल लगा के, इसी गति के कारण वो गैप में चल रहा है। जहां ही कम हुआ, जहां ही 0 हुआ तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 0। चलिए लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, कोई भी गतिशील पिंड, कोई भी गतिशील पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो, कोई भी गतिशील पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो, तथा v वेग से गतिशील हो तो, तथा v वेग से गतिशील हो तो, तथा v वेग से गतिशील हो तो इस स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा, इस स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा देखिए बालक, गतिज ऊर्जा को हम लोग के भी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है आपका हाफ mv²। लिख लीजिए। अब यहां पूछा जाएगा m क्या है, स्मॉल m क्या? पिंड का द्रव्यमान। अभी क्या है? पिंड का वेग है। पहले लिख लीजिए इसको। गतिज ऊर्जा को कहीं कहीं ई भी लिख देता है, केवल ई लिख देगा तो याद रखिएगा सर, ई भी लिखेगा तो हम समझ जाएंगे गतिज ऊर्जा है। हो गया बालक। इसके नीचे लिखा जाए, जहां स्मॉल m बराबर
जहां स्मॉल m बराबर पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल m बराबर पिंड का द्रव्यमान और v बराबर पिंड का वेग, v बराबर पिंड का वेग। हो गया बालक? तो ये रहा आपका गतिज ऊर्जा। तो हमको ये बताइए 5 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना है? 25 ना है जी। हाफ mv², ना 25 से ज्यादा ही होगा ना जी। कितना होगा? हाफ mv², 100, तो 50 25 250 जूल। जीरो स्क्वायर भी है, यही हम लोग छोड़ दिए थे। ये कितना होता है? हाफ mv²। तो mv² मतलब 10 का स्क्वायर 100 होगा, 2 से भाग दे दीजिए, 50 50 गुना 5 कितना हो जाएगा? 250। कोई दिक्कत वाला बन जाएगा नहीं सर क्वेश्चन? तो लिखिए, तो लिखेंगे यदि क्वेश्चन लिखा जाए, बोले लिखेंगे यदि किसी पिंड पर, यदि किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल आरोपित करके, यदि किसी पिंड पर 50 न्यूटन का बल आरोपित करके, 50 न्यूटन का बल आरोपित करके 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, 50 न्यूटन का बल आरोपित करके 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग से, त्वरण से, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया जाता है। त्वरित करना मतलब वेग बढ़ा देना। त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो पिंड का वेग, त्वरित किया जाता है तो पिंड का वेग, तो पिंड का वेग, तो पिंड का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पिंड का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अतः इस स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा, अतः इस स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए देखा जाए। अतः इस स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। अब देखिए डायग्राम थोड़ा हम बना दे रहे हैं, डायग्राम का जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम बनाया जाएगा। देखिए तो मान ली कोई पिंड है m द्रव्यमान का, em नहीं ना दिया है जी, नहीं दिया हुआ है। अब कह दिया कि हम इस पे बल लगाए हैं। देखिए सर, कह दिया कि हम बल लगाए हैं, बल कितना आप लगाए हैं? 50 न्यूटन का। तो बल लगाइएगा तो त्वरण हो जाएगा। तो कितना त्वरण दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आप चल रहे हैं। तो बताइए चलिएगा तो वेग बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि इसका वेग जो है ये कितना हो जा रहा है? 50 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। तो बल गुने विस्थापन, तो आप काम कर दिए। और गति के कारण पिंड के पास कौन सा ऊर्जा जाता है? गतिज ऊर्जा। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर दिया हुआ है F है 50 न्यूटन, A दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग दे दिया 50 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान नहीं दिया है। हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया, गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो बिना द्रव्यमान का ही निकलेगा नहीं। तो पहला काम ये है कि द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, कहां से? न्यूटन के गति के दूसरा नियम से। ठीक है,
न्यूटन के गति के नियम से। कौन नियम? दूसरा वाला नियम। तो यहाँ पे F बराबर ma यूज करेंगे, m बराबर F बटा a हो जाएगा। ये 50 है, ये 10 है, तो 5 के दिया गया द्रव्यमान। कोई दिक्कत बालक? अब बिना द्रव्यमान का तो निकलेगा नहीं, वेग दे ये दिया है तो निकालिए। यहां लिखेंगे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया mv स्क्वायर है आपका कितना? तो m है 5, अभी 50 था ना जी, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हाफ m, 25 हो जाएगा ना, 2500। तो ये कितना होगा? 25 पचे 125, डबल जीरो आधा कर दीजिए, 6200। मात्रक क्या है? वो तो गया, यही बताया था ना जी तुम। चलिए तो बहुत अच्छा बना लीजिए इसको। तो बताइए ये क्यों आया है? गति के कारण आया है। और जरूरी है बार बार की शब्द ये देगा आपको? नहीं, कुछ डाटा आपको निकालना भी होगा। एक और क्वेश्चन ले ले, सीधा नहीं ले, घुमा देना उसको। ठीक, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। हो गया बालक पीछे? और एक चीज ध्यान देंगे, जिनका अगर कभी क्लास छूटता होगा तो ग्रुप में हम वीडियो शेयर नहीं करते हैं। कभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो उसको शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, जो क्लास का चैनल है, क्लास के नाम से ही है, तो प्ले लिस्ट में देखिएगा 11th हिंदी मीडियम कहाँ है, और उसमें आपका हर दिन का क्लास का वीडियो मिल जाएगा। या तो वीडियो का नंबर दिया रहेगा 1 2 3 करके, या तो डेट दिया रहेगा, यही दोनों में से एक रहता है। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है करेंट टॉपिक का। ठीक है, अब बहुत आदमी बोलते हैं सर भेज दीजिए ग्रुप में। भेजना का है, आप वहाँ से सर्च कर लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि भेजने वाला कुछ और रहता है, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव भेजना है, क्वेश्चन सेंड करना है, वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बाकी जो क्लास का पढ़ाई है वो लिस्ट में जाकर देख लीजिए वहाँ से। चलिए बोला जाए क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्ताकार पथ लेंगे और उस पथ पर किसी पिंड को चला दिया जाएगा, और वृत्ताकार पथ का त्रिज्या हम दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जब वृत्तीय पथ पे घूमेगा तो घूमने के क्रम में कितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, गतिज ऊर्जा। लिखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कोई पिंड 12 मीटर त्रिज्या के, यदि कोई पिंड 12 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 12 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है, वृत्तीय पथ पर गतिशील है, जहां अभिकेंद्रक बल
जहां अभिकेंद्रक बल 50 न्यूटन का आरोपित होता है, जहां अभिकेंद्रक बल 50 न्यूटन का आरोपित होता है, जहां अभिकेंद्रक बल 50 न्यूटन का आरोपित होता है, अतः इस स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। अतः इस स्थिति में पिंड का गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बल और त्रिज्या दिया। इसका अगर डायग्राम बना के समझा जाए तो देखिए वृत्तीय पथ हो गया, कितना आएगा? देखिए बालक, मानिए कि पिंड है, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है जी, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, तो अंदर की ओर कितना बल लग रहा है? 50 न्यूटन। अब त्रिज्या दे दिया है आपका 12 मीटर। तो आपसे कहा गया कि बताइए अगर ये घूम रहा है तो इसका कितना होगा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताइए। 300 आ रहा है, चलिए हम चेक कर ले रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन बनवाए भी हैं आपको आगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो कहिएगा, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है। अगर बात किया जाए गतिज ऊर्जा का तो ये होगा हाफ mv², और आप कहिएगा कि ना m दिया है ना v दिया है, तो अभिकेंद्रक बल तो दिया है। अभिकेंद्रक बल कितना होता है? तो अभिकेंद्रक बल से निकालेंगे, क्योंकि कोई पिंड अगर वृत्तीय पथ पे गतिशील है तो केंद्र की ओर अभिकेंद्रक बल, तो अभिकेंद्रक बल F बराबर कितना होता है? तो mv²/r होता है। तो F दिया है 50 न्यूटन, mv² r दे दिया है आपका 12। तो जब mv² निकालिएगा तो ये 50 × 12 हो जाएगा, और 12 × 5 = 60, 600 हो गया। तो mv² का वैल्यू हो गया 600। अब कहिएगा कि सर सूत्र में यहाँ रख दीजिए, यही ना चाहिए था, हमको केवल mv² चाहिए था। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ mv², हाफ हो गया, mv² का वैल्यू 600 है, कटा दीजिए, कितना जूल? 300 जूल। वो तो गया बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग बना भी चुके हैं पहले, आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ क्यों बना लिए? क्योंकि ये गतिज ऊर्जा से संबंधित था, इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके बालक, चलिए तो अगला हम लोग ऊर्जा पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हाँ बालक, हाँ m का मान निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हाँ इसमें से क्या निकालना चाहते हैं आप? बात तो वही है, तो इतना लंबा लंबा काहे घुमाएंगे? बन जाएगा, आप जो कह रहे हैं उसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m निकाल के v² का वैल्यू उठा के रखिएगा, m को m मान लीजिए, यही ना, बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा। लेकिन उतना काहे घुमाएंगे हम भाई? कोई अगर चीज है आसान है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों बनाएंगे? गणित में देखिए नियम क्या है कि एक क्वेश्चन 10 तरीके से हल होता है, तो अब उसमें आपको ढूंढना ये है कि हमारे लिए आसान विधि कौन सा है जिससे सामने वाला भी समझ में आ जाए।
अब उसको इतना पेचीदा बना दीजिएगा कि सामने वाला भूला जाएगा कि हम बनाए कौन सा विधि से, इधर से इधर से। ठीक है, तो देखिए गणित में एक ही कैलकुलेशन का बहुत सारा मेथड होता है। ठीक है, आप जिस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे सॉल्व करना चाहता है कर सकता है, कोई दिक्कत। अब कहिएगा कि m निकाल देंगे 600 बटा में v स्क्वायर करके रख देंगे तो आ जाएगा। कोई कहेगा v स्क्वायर निकालेंगे 600 बटा m करके रखिएगा तो सेम आएगा। यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा वाला, रिजल्ट वही आना चाहिए, आप कसों बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। अगला ऊर्जा का नाम है स्थितिज ऊर्जा, 2 नंबर में। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इसको नीचे लिख दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखिए इसको या तो हम पीई से लिखते हैं और या तो कैपिटल यू से भी डिनोट किया जाता है, अलग अलग तरीका है। तो आप पी से ज्यादातर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ठीक है, और ये स्टोर्ड एनर्जी होता है। आप थोड़ा समझिए इसके बारे में, उसके बाद ही लिखेंगे। देखिए स्थितिज ऊर्जा तो स्थिति में परिवर्तन के कारण आता है, ठीक है, जो आप लिखे स्थितिज, ये शब्द स्थिति से बना हुआ है। तो अगर किसी पिंड का स्थिति में आप परिवर्तन किए हैं बाहर से बल लगा के, तो उसके पास एक ऊर्जा आ जाता है जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। जैसे, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं, जस्ट रिपीट है। हमारे पास स्प्रिंग है, खाली स्प्रिंग नहीं है, खींचा हुआ रबड़ भी हो सकता है, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित कोई द्रव्यमान भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई चुंबक भी हो सकता है, ठीक है, स्प्रिंग भी हो सकता है, तो बहुत कुछ। अब देखिए हमने बोला कि ई स्प्रिंग है, इस पे हम बाहर से बल लगा रहे हैं। अच्छा, बिना बल लगाए स्थिति में परिवर्तन होता है, ये अपने बदल जा रहा है? नहीं। हम क्या किए कि बल लगा के इसका विस्थापन कर दिए, ठीक है, तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। अब याद रखिए जितना हम काम किए, क्योंकि बल गुना विस्थापन कार्य होता है, हम काम कर दिए, हमारा काम इसका ऊर्जा बन गया। अब जैसे हम हाथ हटाएंगे तो देखिए फैल गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, मेटल का बना हुआ है, इसके अंदर इतना कहां से क्षमता आ गया कि विरोध करे? तो आप कहेंगे सर आप जो काम किए हैं वही इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है और उसी ऊर्जा से ये भी काम कर रहा है। क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं रहेगा आप काम नहीं कीजिएगा, ऊर्जा खत्म तो काम कहां से करेंगे? तो हमने बोला कि जितना इसको दबाने में या हो सकता है खींचने में भी हम काम करें, तो जितना हम काम करेंगे ये हमारे काम का विरोध कर देता है। तो याद रखिएगा हमारा काम इसका ऊर्जा बन जाता है और यही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि देखिए ना इसका लंबाई में परिवर्तन कर दिए, तो आप कहिएगा पहले 1 मीटर था, अभी ठीक है ये आधा मीटर कर दिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए स्थिति में परिवर्तन हो गया कि नहीं? तो इसी स्थिति में परिवर्तन के कारण इसके पास ऊर्जा आ जाता है, जिसको कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। मतलब हमारा काम सिस्टम का एनर्जी बन जाएगा और उसी के विरोध में वो काम कर देता है। और एक चीज और याद रखेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी में था हाफ mv² सबके लिए, लेकिन इसके लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे कोई पार्टिकुलर। क्यों? हर एक स्थिति में चेंज हो जाता है, ठीक है, हर बार बदल जाता है। अब हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई एक पेन है, ठीक है, हमारे पास कोई एक पेन है और इसको सतह से हम क्या करेंगे, हम इतना ऊपर उठा दिए, तो याद रखिए यहाँ पर है तो इसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन हम बल लगा के इसको यहाँ तक ला दिए, तो बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य। हम काम कर दिए। अब पूछिएगा कि सर कितना काम कर दिए, तो ध्यान देंगे कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। तो अब बताइए F बराबर mg होता है, और जब यहां से यहां लेके आएंगे तो ऊंचाई ना कहेंगे जी, विस्थापन एक तरह का ऊंचाई होगा, तो हमारा काम कितना हो जाएगा? mgh। अब यही काम कर दिए, हम यहां से यहां लेके आए तो हम कितना काम कर दिए? mgh कर दिए, और अब इसका ऊर्जा बन गया। अब छोड़िएगा तो तुरंत नीचे आके गिर जाएगा। क्लियर है? तो ये ऊर्जा है तभी नीचे आ रहा है,
ठीक है। और इस ऊर्जा में देखिए एक और चीज, कोई कह देगा सर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो क्या वो अलग है? वो भी तो इसमें है। तो याद रखेंगे कि जो आप वर्क डन कर रहे हैं यहां से यहां तक लाने में, यही इसका ऊर्जा है, और इसी ऊर्जा से कहां आता है? नीचे आता है। एक चीज और, हमने बोला कि हाइट थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। आपको कहा जाए कि बेंच पे चढ़ के थोड़ा सा कूद जाइए, और फिर बोले कि दीवार पर चढ़ के नीचे कूद जाइए, कहां ज्यादा चोट लगेगा जी? क्यों? तो आप कहिएगा कि सर, ध्यान देंगे बात नहीं, आप कहिएगा कि सर हाइट छोटा रहेगा, तो याद रखिएगा यहाँ ऊर्जा भी कम होगा, और ज्यादा हाइट रहेगा, तो यहाँ ऊर्जा ज्यादा होता है। तो जब आपके पास ऊर्जा ज्यादा है, जब जमीन पे कूदिएगा तो कामों तो ज्यादा कीजिएगा। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? बस, तो चोट समझ में आ रहा है? चोट क्यों लगता है? इसीलिए लगता है कि आप जब कूदे हैं तो आप ज्यादा ऊर्जा के साथ बल लगाए हैं। और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। तो इतना हाइट से अगर जंप कीजिएगा, इतना हाइट से, तो ऊंचाई कम होने के कारण कम ऊर्जा है, तो कम ऊर्जा रहेगा तो हम बलों कम लगाएंगे, कामों कम करेंगे। लेकिन ऊंचाई ज्यादा हुआ, यहां से कूद गए तो ज्यादा बल लगा दिए, काम हमारा ज्यादा हो गया। तो न्यूटन का बस तीसरा नियम हमारे ऊपर लगता है, जो कि चोट के रूप में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, चोट लग जाता है तो बहुत चोट लग गया, तो चोट इसलिए लग गया कि उतना चोट आप भी लगाए, ठीक है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया का बल है जो आपको खुद मिल रहा है। आगे बढ़ा जाए तो याद रखेंगे कि किसी पिंड को अगर यहां से यहां लेके आ गए तो इसका ऊर्जा हो गया, और इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन ये आया क्यों है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आया है, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति कहलाएगा, जमीन वाला नहीं है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, तो इसको कहा जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? तो जब ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम लोग लिखेंगे। पहले इसको लिखिए, जल्दी लिखेंगे। किसी पिंड की स्थिति में, किसी पिंड की स्थिति में या अवस्था में, स्थिति में या अवस्था में, या अवस्था में, या समरूपता में, या समरूपता में, या अभिविन्यास में, या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण, या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण, या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब कहिएगा सर 2-3 वर्ड हमारे लिए नया जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये अवस्था तो समझ में आ रहा है कि अवस्था क्या है? तो स्टेट है, जैसे अभी बैठे हैं तो विराम अवस्था में है, गति अवस्था में है। सर समरूपता क्या है और अभिविन्यास क्या है? तो ध्यान देंगे, समरूपता का मतलब होता है कि आप समान रूप से किसी में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे ध्यान देंगे, हम क्या किए कि एक स्प्रिंग लिए, इधर से 2 मीटर दबा दिए, इधर से भी 2 मीटर दबा दिए, इधर से 3 मीटर दबाए, इधर से भी 3 मीटर दबाए, मतलब दोनों तरफ है जो परिवर्तन हमारा बराबर रहेगा तो उसको समरूपता कहते हैं। दूसरा अभिविन्यास, मतलब इसको इंग्लिश में कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो अभिविन्यास मतलब हो सकता है हम लंबाई में परिवर्तन कर दे, हो सकता है हम चौड़ाई में परिवर्तन कर दे, हो सकता है मोटाई में परिवर्तन कर दे, या ऊंचाई में परिवर्तन। तो किसी भी बीमा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिविन्यास। कोई दिक्कत वाला समझ आ रहा है? तो आप बोलेंगे अभिविन्यास को कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है,
और जैसे आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग को खींचने का मतलब हम लंबाई में ना परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप लंबाई में, चौड़ाई में, क्षेत्रफल में, जिसमें चाहे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो काम करने का आपका क्षमता होगा उसी का नाम क्या होगा, तो उसी का नाम स्थितिज ऊर्जा होता है। क्लियर है बालक? इसी में लिख लीजिए, इसे U द्वारा, इसे U द्वारा सूचित किया जाता है, इसे U द्वारा सूचित किया जाता है, इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या क्या है, तो खींचा हुआ रबड़ है, ठीक है, आपका संकुचित स्प्रिंग है, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉन है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित द्रव्यमान है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक है। क्लियर है? तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हम लोग ले सकते हैं। तो अगले ही क्लास में लिखा जाए, क्योंकि बाकी लोग का लेट हो रहा है। चलो जी, ट्रेन वाला निकलो, बंद करो।